A very good morning to all of you. I am Dr. Ranjita and you all are welcome to Study IQ. आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्लास 11 बायोलॉजी एनसीईआरटी के चैप्टर नंबर 16 के बारे में। इस चैप्टर में हम लोग बात करेंगे डाइजेशन के बारे में डिटेल में। अगर आपका कोई स्पेसिफिक सवाल है तो आप मुझे इस ईमेल एड्रेस पर मेल कर सकते हैं। अगर ये मेरा इंस्टाग्राम लिंक है और ये मेरे टेलीग्राम चैनल का लिंक है। अगर आप चाहते हैं मेरे लेक्चर से जुड़ी हुई पीडीएफ को डाउनलोड करना तो आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, उसके वहाँ से आप ले सकते हैं। और अगर आप चाहें क्लास 6 से लेकर क्लास 10 साइंस एनसीईआरटी के लेक्चर्स को देखना तो उन सब के लिंक्स भी इसी टेलीग्राम चैनल पर दिए गए हैं। जब आप मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करें तो कृपया लिंक में मेरे नाम के स्पेलिंग को ज़रूर चेक कर लें। यही मेरा टेलीग्राम चैनल है। इस चैप्टर में, जैसा कि चैप्टर का नाम है डाइजेशन के बारे में, तो इस चैप्टर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि डाइजेशन क्या है और उसके साथ कौन कौन से ग्लैंड्स इन्वॉल्व है, किस तरीके से होता है। डाइजेशन वाले चैप्टर को हम छोटी क्लासेस में भी बहुत पढ़ चुके हैं बहुत बार। इस चैप्टर में जो हम बात करेंगे उससे कुछ एडवांस टॉपिक चीज़ों के बारे में बात करेंगे। जो चीज़ें हम वहाँ पढ़ चुके हैं उनको हम थोड़ा सा टच करेंगे, ऑब्वियसली बात है लिंक बनाने के लिए, लेकिन उससे आगे की कुछ चीज़ों को हम लोग ज़रूर पढ़ेंगे। डाइजेशन जो है हमने क्लास 9 और 10 में भी काफ़ी इलेबोरेटली कवर किया है, तो जो बातें हमने वहाँ कवर की हैं उन बातों को हमने यहाँ पे उतना डिटेल में डिस्कस नहीं किया है। तो अगर आप पूरा चैप्टर को अच्छे से समझना चाहते हैं तो क्लास 9 और 10 के चैप्टर को, डाइजेशन को भी आप ज़रूर देखें। तो अगर हम बात करें एनिमल के केस में, तो एनिमल जो है वो किसके ऊपर डिपेंड करते हैं। एनिमल्स जो होते हैं क्या हैं सारे एनिमल्स जो हैं हीटरोट्रॉप्स हैं। तो एनिमल्स जो है डिपेंड ऑन द रेडीमेड जो फूड होगा फॉर देयर न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट्स। वो अल्टीमेटली उनको कैसा खाना चाहिए, उनको चाहिए खाना बना बनाया, इन द सेंस कि वो किसी और के द्वारा बनाए गए खाने के ऊपर रिलाय करते हैं। अब किसी और के द्वारा बनाए गए खाने का मतलब ये नहीं है कि आप जोमेटो और स्विगी की बात करते हैं। किसी और के द्वारा बनाए गए खाने की बात हो रही है यहाँ पे प्लांट्स के केस में। तो प्लांट्स जो होते हैं वो जो खाना बनाते हैं, जितने भी एनिमल्स हैं वो उसी के ऊपर डिपेंड करते हैं। तो न्यूट्रिशन जो क्या होता है, न्यूट्रिशन है एक प्रोसेस जिसके द्वारा एनिमल ऑब्टेन एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल सब्सटेंसेस कॉल्ड न्यूट्रिएंट्स। उस न्यूट्रिशनल प्रोसेस के द्वारा जितने भी एनिमल्स हैं वो एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल जो न्यूट्रिएंट्स है उसको वो ऑब्टेन करते हैं। The way by which organism derive their nutrition is called mode of nutrition। उसे mode of nutrition कहा जाता है, किस तरीके से वो अपना न्यूट्रिशन डिराइव कर रहे हैं। जो भी उनका मोड ऑफ न्यूट्रिशन होगा उसको उसका मतलब जो भी जिस तरीके से भी वो करेंगे वो उसको मोड ऑफ न्यूट्रिशन कहा जाएगा। न्यूट्रिशन क्या है? न्यूट्रिशन है प्रोसेस जिससे कि एनिमल्स जो है वो अपना एसेंशियल एंड नॉन एसेंशियल सब्सटेंसेस को डिराइव करते हैं। और जितने भी एनिमल्स हैं वो सबके सब डिपेंड किसके ऊपर करते हैं, वो किसी और के द्वारा बनाए गए। कौन है वो किसी और? वो सारे ऑटोट्रॉप्स हैं, मतलब प्लांट्स जिससे हम खाना लेते हैं। तो हम कितने तरीके के एनिमल्स की बात कर रहे हैं? 2 तरीके के हो सकते हैं, ऑटोट्रॉफिक हो सकते हैं और हीटरोट्रॉपिक हो सकते हैं। ऑटोट्रॉफिक क्या होते हैं? ऑटोट्रॉफिक को हेलोफिटिक भी कहा जाता है, होलोफिटिक। जो ऑर्गेनिजम्स हैविंग द कैपेबिलिटी टू फॉर्म देयर ओन फूड विद हेल्प ऑफ सोलर एनर्जी, ये हम जानते हैं। उसमें क्या क्या है? उसके अंदर प्लांट्स आते हैं, उसके अंदर यूग्लिना आता है, ये सारी चीज़ें आती हैं। इट इज़ ऑफ फर्दर 2 टाइप्स, फोटो ऑटोट्रॉफिक हो सकता है और कीमो ऑटोट्रॉफिक हो सकता है। ऑटोट्रॉफ क्या होते हैं ये हम जानते हैं, अपना खाना खुद बना रहे हैं। 2 तरीके के हो सकते हैं, फोटो ऑटोट्रॉफ एंड कीमो ऑटोट्रॉफ। फोटो मतलब जो सनलाइट को यूज़ करके अपना खाना बना रहे हैं, कीमो ऑटोट्रॉफ जो कि केमिकल्स को यूज़ करके अपना खाना खुद बना रहे हैं। ओके, फिर हम बात करते हैं सेकेंड हीटरोट्रॉफिक के बारे में। तो हीटरोट्रॉफिक क्या होते हैं? हीटरोट्रॉफ्स जो वही हो गए जो ऑर्गेनिज्म अपना खुद का कैन नॉट यूज फ्री एनर्जी ऑफ आवर एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर से वो अपना खाना नहीं बना सकते, ले तो रहे वो नेचर से, लेकिन एटमॉस्फेयर की एनर्जी को फिक्स नहीं कर सकते। एटमॉस्फेयर की एनर्जी को जो फिक्स करते हैं उसको कहा जाता है ऑटोट्रॉफ्स। मतलब एनवायरनमेंट में जो एनर्जी है उसको फिक्स करके वो अपना खाना बना लेते हैं। उसको खाना बना के वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का फॉर्मेशन करते हैं उसका यूज़ करके। दीज नॉर्मली ऑब्टेन नरिशमेंट फ्रॉम अदर ऑटोट्रॉप्स। तो हीटरोट्रॉप क्या करेंगे? अपना न्यूट्रिशन दूसरों से लेंगे, ये हम जानते हैं। अब हम बात करते हैं, डायरेक्टली आते हैं हम
ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम के बारे में बात करते हैं। मतलब ह्यूमन के जो डाइजेस्टिव सिस्टम है हम उसके ऊपर फोकस करेंगे बेसिकली। पहले तो हम यही समझ लेते हैं, जो बायो मैक्रोमोलिक्यूल्स होते हैं, जितने भी मैक्रोमोलिक्यूल्स हैं जो हमको मिल रहे हैं, वो जो फूड में हमको मिलते हैं, वो हमारी बॉडी जो है सीधा का सीधा ओरिजिनल फॉर्म में उसको यूटिलाइज नहीं कर सकती। जो चीज़ हमने जैसे एक फॉर्म में खाया, हमारी बॉडी उसको वैसे ही फॉर्म में यूटिलाइज नहीं कर पाती। हमारी बॉडी को क्या करना पड़ता है, उसको छोटे छोटे सिंपल सब्सटेंस में ब्रेक करेगी बॉडी, तब जाके उसको एब्जॉर्ब करती है। तो जो बायो माइक्रोमोलिक्यूल्स रहते हैं फूड के अंदर, वो हमारी बॉडी के अंदर एज इट इज़ यूटिलाइज नहीं होंगे। तो क्या होगा, दे आर सब्जेक्ट टू द प्रोसेस कॉल्ड डाइजेशन, उनका डाइजेशन होगा। तो डाइजेशन क्या होता है ये हम जानते हैं, कॉम्प्लेक्स फूड जो होगा वो कन्वर्ट किस में हो जाएगा, सिंपल एब्जॉर्बेबल फॉर्म में। ये हम समझ गए, इतनी बात हम जानते हैं कि डाइजेशन वो प्रोसेस है जिसमें कॉम्प्लेक्स फूड सब्सटेंस जो होते हैं वो सिंपल फूड सब्सटेंस में कन्वर्ट हो जाता है। वो इस तरीके के सिंपल फूड सब्सटेंस में कन्वर्ट होता है कि जो हमारी बॉडी में एब्जॉर्ब हो सकते हैं। तो कॉम्प्लेक्स फूड किस में कन्वर्ट हो गया, सिंपल फूड में, ताकि वो हमारी बॉडी के अंदर एब्जॉर्ब हो पाए। तो जो सिस्टम है दैट हेल्प्स इन कंप्लीट प्रोसेस ऑफ डाइजेशन बाय मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल प्रोसेस इज कॉल्ड डाइजेस्टिव सिस्टम। तो हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम क्या कर रहा है, दो तरीके का काम कर रहा है, मैकेनिकल कर रहा है और बायोकेमिकल। दो तरीके का काम करता है। मैकेनिकल मतलब आपने एक इतना बड़ा सा फ्रूट खाया या आपने चॉकलेट खाया कोई, तो मैकेनिकली पहले उसको ब्रेक किया जाएगा, वो छोटे छोटे टुकड़ों में। वो काम कौन करेगा, वो हमारे दांत करेंगे, हमारी टंग करेगी, फिर अंदर जाएगा खाना, हमारी इंटेस्टाइन उसको ऐसे 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 कर देंगी, मैकेनिकल। फिर बायोकेमिकल, अब उसके अंदर जो कुछ भी था, जो भी फूड आप खा रहे हो, आपने चॉकलेट खाया, आपने गुड़ खाया, आपने एप्पल खाया, कुछ भी खाया आपने, पहले उसका मैकेनिकल ब्रेकडाउन होगा। जो भी चीज़ आप खाते हो, आपने कोई इतनी बड़ी सी कोई चीज़ खाई, लड्डू खाया फॉर एग्जांपल, तो लड्डू आप सीधा का सीधा गैलप तो नहीं कर सकते, उसको पूरा नहीं गटक जाओगे आप, मतलब गटक भी सकते हो, लाइक मतलब ऐसा कुछ नहीं है। फॉर एग्जांपल अखरोट, वो तो सीधा का सीधा आप गटक नहीं सकते, बट तो आप क्या करोगे, उसको च्यू करोगे, उसको चबाओगे। चबाने का मतलब क्या है, वो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड होगा। तो दो काम हो रहे हैं, एक मैकेनिकल हो रहा है और एक बायोकेमिकल हो रहा है। मैकेनिकल में उसके टुकड़े टुकड़े हो रहे हैं, उसका छोटे छोटे सब्सटेंस बनाए जा रहे हैं और चूरा किया जा रहा है उस खाने का। और बायोकेमिकल में क्या होगा, एंजाइम्स जो होंगे उसके ऊपर एक्ट करेंगे, जो केमिकली उसके अंदर चीज़ें प्रेजेंट है, उसके अंदर फैट है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट्स है, उसके अंदर प्रोटीन्स हैं, उनका ब्रेकडाउन होके वो ऐसी फॉर्म में आ जाएंगे कि हमारी बॉडी उसको एब्जॉर्ब कर पाए, हमारे खून में जाके मिक्स हो जाएंगे। जब खून निकलता है तो क्या खून के अंदर खून एकदम तरल पदार्थ की तरह दिखता है, एकदम पानी जैसा दिखता है, थोड़ा थिक होता है बस। क्या उसके अंदर आपको कभी कोई बर्फ़ी के टुकड़े नज़र आते हैं, या आपने चॉकलेट खाई है उसके टुकड़े नज़र आते हैं, लड्डू खाया है, सेब खाया है, ऐसा नहीं, क्योंकि वो सारा का सारा सब कुछ प्रोसेस हो चुका होता है और वो इतना प्रोसेस हो जाता है केमिकली, तब जाके हमारे ब्लड में वो मिक्स होता है। फिर आप कहेंगे कि ब्लड जो है थिक हो जाता है, आपको उसके टुकड़े टुकड़े दिखाई देते हैं ब्लड के, वो टुकड़े टुकड़े ब्लड के नहीं होते, ब्लड की क्लॉटिंग होती है। वो ब्लड की कॉम्पोजिशन मतलब बदल जाती है, उसके बाद कॉम्पोजिशन सेम रहेगी, मतलब नेचर उसकी बदल जाती है। तो वो एक डिफरेंट चीज़ है। एक चीज़ पहले आपको समझनी पड़ेगी, दो तरीके के काम हो रहे हैं, मैकेनिकल एंड बायोकेमिकल। तो हम उसी लाइंस पे अब पढ़ेंगे, मैकेनिकल कैसे हो रहा है और बायोकेमिकल कैसे हो रहा है। तो ये जो चीज़ है ये हमने छोटी क्लासेस में नहीं बात किया इसके बारे में, तो वो सारी चीज़ों को हम यहाँ पे डिस्कस करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम डाइजेस्टिव सिस्टम का डायग्राम देख लेते हैं। ये डाइजेस्टिव सिस्टम पूरा है, कहाँ से शुरू हो रहा है, मुंह से शुरू हो रहा है, हमारे माउथ, बकल कैविटी। बकल कैविटी के अंदर हमारी जीभ है, दांत हैं, ये ग्लैंड्स हैं। फिर ईसोफेगस आती है, ईसोफेगस फिर जाके स्टमक में खुल जाती है, स्टमक जो है स्मॉल इंटेस्टाइन में खुल जाता है, स्मॉल इंटेस्टाइन लार्ज इंटेस्टाइन में, एनस जो है हमारा बाहर, यहाँ से हमने एंटर किया और यहाँ से फूड जितना भी था वेस्ट, ये हमारी डाइजेस्टिव सिस्टम का ट्रैक था, वो बाहर हो गया। साथ में इसको सपोर्ट करती हैं चीज़ें, गॉल ब्लैडर, लिवर जो होता है, लिवर का जूस इसमें जाता है बाइल डक्ट के थ्रू, पैनक्रियाज, ये सारे इसके अंदर जूसेस इसके अंदर जाते हैं। अब ये कैसे होता है ये हम बात करेंगे, ये सिस्टम को आप जानते हैं, मैं आपको ये समझाऊंगी कि किस तरीके से एक दूसरा सिस्टम एक दूसरे से रिलेटेड है और यहाँ पे हो क्या रहा है,
ये डाइजेस्टिव सिस्टम के पार्ट हैं, ये सारी चीज़ें आप जानते हैं। लिवर, पैनक्रियाज, गॉल ब्लैडर, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन, स्टमक, ईसोफेगस, माउथ, ये सारे के सारे पार्ट हैं डाइजेस्टिव सिस्टम के। अब हम बात करेंगे एक एक पार्ट की, पार्ट्स ऑफ एलिमेंट्री कैनाल। इसको एलिमेंट्री कैनाल भी बोला जाता है। तो एलिमेंट्री कैनाल के पार्ट, सबसे पहला पार्ट है माउथ एंड बकल कैविटी। हमारे मुंह से हमने शुरू किया खाने को की जो एक्टिविटी है। तो माउथ क्या है? माउथ हमारी एक स्लिट है, ओपनिंग है हमारी बॉडी की, जो कि दो हमारे सॉफ्ट जो मूवेबल लिप्स हैं उससे गार्डेड रहती है। मतलब माउथ हमारा कहाँ से गार्ड होता है? हमारे लिप्स उसको गार्ड करते हैं, ठीक है। तो ये ओपन्स इनटू अ स्मॉल वेस्टिब्यूल, जिसको हम कहते हैं स्पेस एनक्लोज बिटवीन लिप्स एंड चीक्स एक्सटर्नली एंड गम्स एंड टीथ इंटरनली, विच इन टर्न्स लीड्स टू द बकल एंड ओरल कैविटी। अगर आपको अपना माउथ दिखाई देता है बाहर, आप देखेंगे तो उसके बाहर जो है लिप्स आपको दिखाई देंगे, ये ओपनिंग है, ये आप जानते हैं। ओरल कैविटी जो होती है फर्दर कंप्राइजेज ऑफ दो मेन कंपोनेंट्स हैं, टीथ हैं इसके और टंग है। तो टीथ क्या होते हैं? ये हार्ड स्ट्रक्चर है। सबसे पहले आप बक्कल कैविटी को देखिए, ओरल कैविटी। ओरल कैविटी आपने देखा, ये ओरल कैविटी ओपनिंग है। तो ये लिप्स है, ये जानते हो आप, ये टीथ है, ये टंग है। जो हमारे टीथ होते हैं उसके ऊपर क्या होते हैं? गम्स, जिसको हम जिंजिवा भी बोलते हैं, जिंजिवा ये बोला जाता है। यहाँ पे हार्ड पैलेट है, ये यूवुला है। अगर आप अपना मुंह खोल के शीशे में देखेंगे, बड़ा मुंह खोल के शीशे में देखेंगे, तो आपको ये ऐसा स्ट्रक्चर दिखाई देगा, इसको यूवुला कहा जाता है। फिर आपको मिलेंगे यहाँ पे दांत हैं, जिसके स्ट्रक्चर को हम अभी स्टडी करने जा रहे हैं। तो ये हमारा सॉफ्ट पैलेट होता है, हार्ड पैलेट, सॉफ्ट पैलेट, ये हमारे दांतों का स्ट्रक्चर है। तो जो दांत होते हैं हमारे मुंह के अंदर जो दांत हैं उनका एक सेट होता है पूरा। तो इसके बारे में अब हम बात कर लेते हैं। तो जो हमारे दांत हैं वो थीकोडॉन्ट है, पहली टर्म थीकोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट का क्या मतलब है? हमारे जो दांत हैं वो फिक्स हैं सॉकेट्स में, इसका मतलब है थीकोडॉन्ट। हमारे जो दांत हैं, अगर आप दांत देखेंगे अपने, तो क्या वो ऐसे ही पड़े हुए हैं? नहीं, वो आपकी हड्डी के बीच में पड़े हुए हैं। जो आप अपने मुंह के अंदर एक हड्डी है जिसको आप मैंडिबल बोल रहे हैं, ऊपर मैक्सिला बोल रहे हैं, तो उस हड्डी के बीच में घुसे हुए हैं, फंसे हुए हैं अच्छे से मजबूती के साथ, उसको कहते हैं सॉकेट। तो हमारे दांत जो हैं वो फिक्स्ड हैं सॉकेट्स के बीच में, हिलते नहीं है ना, नॉर्मली नहीं हिलते। जिन लोगों के दांत खराब हो जाते हैं, पायरिया हो जाता है उनको, पेरिडोंटाइटिस, उनके दांत हिलना शुरू कर देते हैं ओल्ड एज में। मतलब पायरिया यंग एज में भी हो सकता है, बट जनरली ओल्ड एज में होता है, तब लोगों के दांत हिलना शुरू होते हैं। अगर आप अपने ओरल कैविटी की सफाई नहीं रखेंगे तो यंग एज में भी हो सकता है। तो थीकोडॉन्ट पहली टर्म, हमारे दांत कैसे है? थीकोडॉन्ट। थीकोडॉन्ट का क्या मतलब है? दे आर फिक्स्ड इन सॉकेट, वो सॉकेट्स के बीच में फिक्स्ड है। सॉकेट क्या है? वेरी वेल डेवलप्ड, जो दांत हैं उनके पास वेल डेवलप्ड रूट्स हैं, विच आर इम्प्लांटेड डीपली इनटू द जॉ बोन। हमारे जॉ बोन के बीच में इम्प्लांट है। आप इस डायग्राम में देखिए, ये जॉ बोन है हमारी, उसके बीच में हमारे दांत फंसे हुए हैं, एक छोटी छोटी ओपनिंग है। हमारे दांत जितने ऊपर से आपको दिखाई दे रहे हैं, मान लीजिए ऐसे आपको दिखाई देते हैं, ये इतने ही दिखाई देते हैं आपको, उसके नीचे इसके अंदर रूट्स होती हैं। ये दांत जो है हड्डी के अंदर मजबूती से फंसे हुए हैं, तभी वो जल्दी से हिलते नहीं हैं, जल्दी से नहीं हिलते। चोट लग जाए, एक्सीडेंट हो जाए, किसी ने आपको पंच मार दिया तो ज़रूर हिल सकता है। तो ये क्या है? थीकोडॉन्ट है। दांत हमारे वो एक सॉकेट के बीच में फंसे हुए हैं, जॉ बोन है उसके बीच में सॉकेट्स हैं, उसके बीच में हमारे दांत लगे हुए हैं, उसके बीच में रूट्स होती हैं दांत की। फिर सेकेंड टर्म क्या है? डाइफोडॉन्ट। हमारे दांत कैसे है? डाइफोडॉन्ट, मतलब हमारे पास दो सेट्स ऑफ दांत हैं। लाइक अदर मैमल्स, ह्यूमन बींग्स ऑल्सो हैव 2 सेट ऑफ टीथ। हमारे पास 2 सेट ऑफ टीथ होते हैं। जब हम छोटे बच्चे होते हैं, आप छोटे बच्चे केस में देखेंगे, उनके पास मिल्क टीथ होते हैं, जो कि धीरे धीरे जब जैसे जैसे वो बड़े होते हैं वो मिल्क टीथ गिर जाते हैं और हमारे पास एक परमानेंट डेंटिशन आ जाता है। सबको याद होगा, हम सब जब छोटे थे तो हमारे दांत एक एक करके टूटा करते थे। तो वो कौन से दांत टूटते थे? वो हमारे वो दांत टूटते थे जो हमारे मिल्क टीथ थे। जो शैतान बच्चे होंगे, बदमाश बच्चे होंगे, या अनफॉर्चुनेटली किसी का एक्सीडेंट हुआ है तो उनके परमानेंट दांत भी टूटे हो सकते हैं, बट जनरली हमारे डेसिडुअस जो डेंटिशन है वो टूटता है। जो मिल्क टीथ होते हैं उसको डेसिडुअस टीथ कहा जाता है। जो हमारे दांत हैं वो 2 सेट्स ऑफ दांत है, इस टर्म को कहेंगे डाइफोडॉन्ट।
तो डाइफोडोंट का मतलब है हमारे मुंह में हमारे ह्यूमन बींग्स के 2 सेट ऑफ दांत आते हैं, और वो जो दांत होते हैं वो उनको डेसिडुअस टीथ कहा जाता है। जो दूध के दांत होते हैं, जो बच्चों के होते हैं, उनको मिल्क टीथ कहते हैं और डेसिडुअस टीथ कहते हैं। वो 20 होते हैं नंबर में। जो मिल्क सेट इज रिप्लेस्ड बाय सेकेंड सेट नोन एज परमानेंट टीथ और अडल्ट टीथ। जो ये मिल्क टीथ होंगे ये गिर जाएंगे, जो 20 दांत थे, और वो नया सेट ऑफ टीथ आ जाएगा, जिसको क्या कहा जाता है, जिसको परमानेंट डेंटिचर कहा जाता है। और परमानेंट कितने टीथ होते हैं, वो होते हैं 32। उसके फॉर्मूले को भी हम देखेंगे। तो परमानेंट टीथ लास्ट फॉर होल लाइफ, पूरी जिंदगी के लिए होते हैं। जितनी लंबी हमारी जिंदगी है उतने ही लंबे हमारे दांत हैं। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि ओल्ड एज के साथ जो है हमारे दांत को गिरना है, ऐसा कुछ भी नहीं होता। मतलब ये सिर्फ ऐसे नॉर्म्स बने हुए हैं। अगर आप अपने दांतों का अच्छे से ख्याल रखेंगे, सुबह और शाम दोनों टाइम पे ब्रश करेंगे, तो आपके दांत उतने ही लंबे चलेंगे जितनी आपकी ज़िंदगी चलने वाली है। मतलब अगर आप 100 साल जीने वाले हैं तो आपके 100 साल दांत भी साथ रहेंगे, इफ़ यू आर जस्ट टेकिंग केयर ऑफ योर टीथ वेरी वेल। थर्ड टर्म है हिट्रोडोंट। मतलब कि जो दांत होते हैं ह्यूमन बींग्स के केस में, उनके पास 32 परमानेंट टीथ है, और वो जितने भी टीथ हैं वो डिफरेंट हैं साइज एंड शेप में। हिट्रोडोंट है, अलग अलग सेट ऑफ दांत है। आगे वाले हमारे दांत अलग तरीके की शेप के दिखाई देते हैं, पीछे वाले हमारे दांत अलग तरीके की शेप के दिखाई देते हैं, बीच वाले दांत हमारे अलग तरीके की शेप के दिखाई देते हैं। तो हमारे दांत कैसे हैं, हिट्रोडोंट है। तो 3 टर्म्स हमने पढ़ी, थीकोडोंट है हमारे दांत, डाइफोडोंट है हमारे दांत, और हिट्रोडोंट है। और हमारे डाइफोडोंट का मतलब है 2 सेट्स ऑफ टीथ हमारे पास आते हैं, मिल्क टीथ जो कि 20 होते हैं नंबर में, और परमानेंट डेंटेशन। तो हिट्रोडोंट, थीकोडोंट एंड डाइफोडोंट, इस तरीके के हमारे दांत हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं जो हमारे पास जो 32 नंबर ऑफ टीथ हैं, 16 ऊपर है और 16 नीचे है, तो वो किस तरीके से होते हैं। हमारे पास 4 तरीके के दांत हैं। हिट्रोडोंट है, इंसाइजर्स, कैनाइन्स, प्रीमोलर्स, मोलर्स। इंसाइजर्स जो आपके सामने वाले दांत हैं। तो इंसाइजर्स, अगर ऊपर की मैं बात करती हूँ, ऊपर वाले जॉ की, तो अगर हम डेंटल फॉर्मूला की बात करते हैं, देखिए ये ऊपर की अगर मैं बात करती हूँ, तो ये जो 4 दांत हैं, ये 4 दांत, ये हैं हमारे इंसाइजर्स। ये देखिए नीचे वाले 4 दांत दिखाए गए हैं इसमें, इंसाइजर्स। ऊपर भी 4, नीचे भी 4, तो ये 4 दांत जो हैं हमारे इंसाइजर्स हैं। उसके साथ में एक एक दांत, 1 इधर और 1 इधर, ये दोनों क्या है, कैनाइन्स। 2 है ये नंबर में। प्रीमोलर, 2 इधर और 2 इधर, 4 प्रीमोलर्स है। और मोलर्स, 3 इधर और 3 इधर, 6 मोलर्स है। तो हमारा डेंटल फॉर्मूला क्या हो गया, डेंटल फॉर्मूला हो गया 2 1 2 3। मतलब अगर आप इसको 2 1 2 3 लिखोगे तो 2 इधर, 2 इंसाइजर्स, 2 इंसाइजर्स। मतलब अगर हम एक साइड में डिवाइड करते हैं 2 1 2 3, 2 1 2 3, 2 इंसाइजर्स एक साइड पे। अगर राइट और लेफ्ट को डिवाइड कर रही हूँ मैं, तो राइट और लेफ्ट, 2 इंसाइजर्स, इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर एक साइड पे। ऐसे ही दूसरी साइड पे अगर आप जॉ को ऐसे डिवाइड कर रहे हो, तो जो 2 हैं ये आपके इंसाइजर्स हैं, फिर एक जो है आपका कैनाइन है, एक आपका कैनाइन है, ये इंसाइजर्स हो गए। ये आपके 2 जो हैं ये प्रीमोलर्स हैं, और ये 3 जो हैं आपके मोलर्स हैं। तो 2 1 2 3 फॉर्मूला हो गया। सेम इधर भी 2 1 2 3, तो कितने हो गए, टोटल हो गए 16। ऊपर भी टोटल 16, टोटल 32 दांत। तो हमारा डेंटल फॉर्मूला क्या हो गया, 2 1 2 3। डेंटल फॉर्मूला क्या है, नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ टीथ कैन बी एक्सप्रेस बाय अ डेंटल फॉर्मूला विच इज अरेंजमेंट ऑफ टीथ इन ईच हाफ ऑफ द अपर एंड लोअर जॉ। तो ICPM बोल रहे हैं इसको, इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर। 2 1 2 3, 2 इंसाइजर्स, 1 कैनाइन, 2 प्रीमोलर, 3 मोलर्स। हाफ ऑफ द, मतलब अगर ये आपका लोअर जॉ है तो इसके यहाँ पर 2 1 2 एंड 3। याद रहेगा आपको, ये हमारा डेंटल फॉर्मूला है। प्रीमोलर, इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर, मोलर, चारों की शेप जो होती है अलग अलग होती है। शेप अलग होने के साथ साथ सभी का जो है फंक्शन भी अलग अलग होता है, ठीक है। जो हार्ड, जो विजिबल जो चीज दिखाई देती है, विजिबल च्यूइंग सरफेस ऑफ टूथ हेल्प इन मैस्टिकेशन ऑफ फूड इज कवर्ड बाय अ थिक
शाइनी एंड ट्रांसल्यूसेंट सब्सटेंस कॉल्ड इनेमल। अगर आप दांत का स्ट्रक्चर देखते हैं, देखिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दांत के बारे में बात कर रहे हैं हम दांत जो है हमारी को मैकेनिकली हमारे फूड को प्रोसेस कर रहे हैं। दांत के बारे में आपने देखा, वो थीकोडोंट होते हैं, वो डाइफोडोंट होते हैं और हीट्रोडोंट होते हैं, ये तीनों हमने देखा। फिर हमने बात किया डेंटल फॉर्मूला का। डेंटल फॉर्मूला में 2, 1, 2, 3 इंसाइजर्स, कैनाइन, प्रीमोलर एंड मोलर होते हैं। फिर अगर हम बात करते हैं दांत के स्ट्रक्चर की, तो अगर ये दांत है तो इसके स्ट्रक्चर को आप देखिए, ये वाला जो स्ट्रक्चर है यहाँ तक देखिए, क्राउन वो है वाइट कलर का जो आपको अपने मुंह में दिखाई दे रहा है। रूट्स जो आपको नहीं दिखाई दे रहे, ये आपकी हड्डी जो है यहाँ पे उसके अंदर एम्बेडेड होते हैं, हड्डी के बीच में फंसे होते हैं आपके रूट्स। तो जो ये आपको सबसे बाहर दिखाई देती है, जो चमकते हुए आपके साफ दांत दिखाई देते हैं, वो है इनेमल। फिर आपने देखा होगा कुछ लोगों के दांत थोड़े थोड़े पीले दिखाई देते हैं, नीचे से अंदर से। पीले होने के कारण देखो बहुत सारे हैं, आप ढंग से सब ब्रश नहीं करते, ये भी हो सकता है, फ्लोरोसिस भी हो सकता है, और ये भी हो सकता है कि आपने अपने दांतों को इतना घिस दिया कि नीचे से डेंटिन दिखना शुरू हो गया, वो थोड़ा सा येलो कलर का होता है। ये सबसे पहली लेयर होती है इनेमल, फिर होती है डेंटिन, और उसके अंदर होती है पल्प। पल्प क्या होती है? पल्प के अंदर ब्लड सप्लाई भी होती है एंड नर्व सप्लाई भी होती है, नर्व्स भी होंगी और ब्लड वेसल्स भी होंगे, दोनों चीजें होंगी पल्प के अंदर। दांत जो होता है हड्डी के अंदर फंसा हुआ है, और उसके चारों तरफ क्या हो गए? गम्स, जो हमारे मसूड़े होते हैं वो उसके चारों तरफ आपको दिखाई देते हैं, पिंक कलर के, ब्राउन कलर के, कॉम्प्लेक्शन के हिसाब से सबका रहेगा, वो आपको दिखाई देते हैं आपके मुंह में। नीचे जिस तरीके से डेंटिन होती है उसी तरीके से यहाँ पे सीमेंटम होती है, नीचे ब्लड वेसल्स हैं। अगर आप कभी देखेंगे जो दांत में आपको दर्द होता है, जिस किसी को भी दांत में दर्द हुआ है, तो वो इसलिए होता है कि दांत के अंदर ब्लड सप्लाईज और नर्व्स भी है। तो अगर हमारे दांत में कीड़ा लग गया, मान लीजिए यहाँ पर डेंटल केरीज बोलते हैं जिसको, कीड़ा लग गया। कीड़ा क्या होता है? वो हमारे दांत की इनेमल को गला देता है, काला काला हो जाता है दांत। कैसे? वो हमारे दांत की इनेमल को खा गया और वो सीधा कहाँ तक पहुँच गया? पल्प तक। जब पल्प तक पहुँच जाएगा तो वो हमें दर्द करना शुरू कर देगा। दर्द कब होगा? जब हमारी नर्व्स को वो सेंसेशन मिलेगी। जो भी सेंसेशंस हैं वो कौन फील करती है? हमारी नर्व्स फील करती है। तो जब दांत का ट्रीटमेंट किया जाता है तो क्या हटाया जाता है? नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स को हटा दिया जाता है। जब आरसीटी की जाती है तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट। तो रूट कैनाल ट्रीटमेंट में क्या किया जा रहा है? नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स को हटा दिया जा रहा है। ये बहुत ही कॉमन चीज़ है तो इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। तो नर्व्स एंड ब्लड वेसल्स को हटा के यहाँ पे कुछ और मटेरियल भर दिया जाता है। वो किस केस में किया जाता है? अगर दांत को कीड़े ने यहाँ पे खा लिया, और वो होता क्या है? इनेमल और डेंटिन को ये खा लेता है वो कीड़ा, बैक्टीरिया, और ये हमारे पल्प तक एक्सपोजर हो जाता है। तो पल्प यहाँ से खुल गई तो ठंडा गर्म कुछ भी आप खाओगे तो वो आपको लगेगा और दर्द होएगी दांत में। तो ये जो है ये दांत का स्ट्रक्चर है। तो दांत के बारे में हमने क्या क्या पढ़ा? मुंह के अंदर ओरल कैविटी है, ओरल कैविटी की हमने बात किया। ओरल कैविटी के अंदर दांत लगे हुए हैं, और दांत के बारे में हमने थीकोडोंट, डाइफोडोंट, हीट्रोडोंट और डेंटल फॉर्मूला के बारे में बात किया। और ये जो डायग्राम है ये इंपॉर्टेंट है। क्राउन जो है आपको दिखाई देता है, रूट आपको नहीं दिखाई देता। इनेमल, डेंटिन, पल्प और सीमेंटम, ये सारी चीज़ें आपको, ये टर्म्स जो है आपको याद रखने हैं। हो सकता है कि आपको एग्जाम में इस तरह का कोई क्वेश्चन मिल जाए जिसमें बोला जाए कि ये सारे स्ट्रक्चर्स जो हैं ये दांत से रिलेटेड है कि नहीं। इनेमल, डेंटिन, पल्प, सीमेंटम, बीच में मान लो कुछ और इंटेस्टाइन का कोई पार्ट डाल दें, ड्यूडेनम, तो आपको पता रहना चाहिए भाई ड्यूडेनम जो है वो इंटेस्टाइन का पार्ट है। सीमेंटम, ड्यूडेनम, सीमेंटम, जेजुनम ये डाल दें तो सीमेंटम जो है वो दांत का पार्ट है। मतलब थोड़ा बेसिकली आपको, क्योंकि ये एनसीईआरटी में हम ये सारी चीज़ें पढ़ रहे हैं तो इसलिए आपको ये पता रहना चाहिए। सो दिस वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस चैप्टर के कुछ सब्सिक्वेंट पार्ट्स को हम पढ़ेंगे क्योंकि ये इंपॉर्टेंट चैप्टर है, और इसके चैप्टर के सब्सिक्वेंट पार्ट्स में हम डाइजेस्टिव सिस्टम को थोड़ा डिटेल में पढ़ेंगे। सो थैंक यू सो मच एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर प्रिपरेशन।